आज की सुबह भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बहुत भारी खबर लेकर आई। धर्मेंद्र जी, जिन्हें हम सब प्यार से धर्मपाजी बुलाते थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। आज हम सिर्फ एक एक्टर को याद नहीं कर रहे हैं, हम एक इंस्टीट्यूशन को, एक मुस्कुराहट को और उस इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो अपनेपन की मिसाल थे। ये सच है, कुछ सितारे सिर्फ पर्दे पर चमकते हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी उन कुछ लोगों में से थे जो सीधे दिलों में उतर जाते थे। बिल्कुल। वो सिर्फ एक ही मैन या सुपरस्टार नहीं थे, वो एक पूरा दौर थे। आज की हमारी ये बातचीत उस लेजेंड को सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि शायद इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है कि आखिर क्यों 60 साल बाद भी उनका जादू वैसा का वैसा ही है। और ये सफर शुरू होता है पंजाब के एक छोटे से गांव नसराली से। 8 दिसंबर 1935 को उनका जन्म हुआ। कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, बस एक सपना था कि एक दिन बड़े पर्दे पे दिखना है। उस दौर में जब कपूर और दूसरे फिल्मी घरानों का दबदबा था, तब एक आम लड़के का ये सपना देखना ही अपने आप में कितनी बड़ी बात थी। ये बात बहुत जरूरी है। वो अक्सर बताते थे कि वो अपनी माँ से कहते थे, एक दिन मैं भी दिलीप कुमार जैसा बनूंगा। अच्छा। देखिए, उस समय का जो स्टार सिस्टम था वो बहुत क्लोज्ड था। बाहर के लोगों के लिए जगह बनाना मतलब लगभग नामुमकिन था। तो उनका सपना सिर्फ एक्टर बनने का नहीं था, वो उस सिस्टम को चैलेंज करने जैसा था। सही बात है। उनकी कहानी हमें ये भी दिखाती है कि आपका बैकग्राउंड आपकी मंजिल तय नहीं करता। और फिर वो सपना लेके मुंबई आ गए। हम सब स्ट्रगल की कहानियां सुनते हैं, लेकिन उनके स्ट्रगल में एक बात थी जो मुझे हमेशा बहुत टच करती है। क्या? वो ये कि उन्होंने कभी अपनी असलियत नहीं छोड़ी। मुंबई की चकाचौंध में भी वो अंदर से वो वही पंजाब के सीधे साधे लड़के रहे। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। जब वो 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे में पहली बार पर्दे पर आए, तो दर्शकों ने उनमें एक सच्चाई देखी। उस वक्त के जो बड़े स्टार्स थे उनमें एक पॉलिश थी, एक सोफिस्टिकेशन थी। धर्मेंद्र अपने साथ एक कच्चापन, एक अनपॉलिश्ड चार्म लेकर आए। वो पर्दे पर एक्टिंग करते हुए नहीं लगते थे। ऐसा लगता था कि वो बस वैसे ही हैं। यही वजह है कि वो इतनी जल्दी लोगों से कनेक्ट कर गए। मतलब ये कि उन्होंने कोई पर्सोना ओढ़ने की कोशिश नहीं की, जो थे वही पर्दे पर दिखे। बिल्कुल। और फिर 60s और 70s में तो वो हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बन गए एक रोमांटिक हीरो के तौर पे। हाँ। लेकिन उनका रोमांस भी बाकियों से अलग था। वो देवानंद साहब की तरह फ्लर्टी नहीं थे या राजेश खन्ना साहब की तरह इंटेंस पोएटिक लवर नहीं थे। उनके रोमांस में एक शर्मीलापन था, एक भोलापन था। क्या कमाल का पॉइंट है। उनका जो रोमांटिक हीरो का आर्केटाइप था वो प्रोटेक्टिव लवर का था। वो हीरोइन को छेड़ते भी थे तो उसमें एक इज्जत होती थी। सही कह रही हैं। आए दिन बहार के या फूल और पत्थर जैसी फिल्मों में उनका किरदार देखिए। वो खूबसूरत भी हैं, ताकतवर भी हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक मासूमियत है। वो कॉम्बिनेशन बहुत रेयर था। हाँ। यही वजह है कि उनकी केमिस्ट्री मीना कुमारी से लेकर हेमा मालिनी तक हर एक्ट्रेस के साथ इतनी जबरदस्त लगती थी। वो स्क्रीन पर स्पेस देते थे, डोमिनेट नहीं करते थे। यहाँ पर एक सवाल उठता है, जब वो रोमांटिक हीरो के तौर पर इतने सक्सेसफुल थे तो उन्हें एक्शन की तरफ जाने की क्या जरूरत थी? ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क रहा होगा। ये रिस्क नहीं, एक बहुत स्मार्ट एवोल्यूशन था। 70 के दशक की शुरुआत में देश का मूड बदल रहा था। एक बेचैनी थी, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था। राइट। दर्शकों को अब सिर्फ पेड़ों के इर्द गिर्द नाचने वाला हीरो नहीं चाहिए था। उन्हें एक ऐसा हीरो चाहिए था जो लड़ सके, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। तो धर्मेंद्र ने उस नब्ज को पकड़ लिया। बिल्कुल। उन्होंने अपने रोमांस वाले सॉफ्ट हार्ट के साथ अपनी टफ फिजिक को मिला दिया और बन गए बॉलीवुड के पहले ही मैन। और यहीं से एक्शन हीरो की एक नई परिभाषा लिखी गई, मेरा गांव मेरा देश से लेकर यादों की बारात तक। हाँ। लेकिन मुझे जो बात सबसे फैसिनेटिंग लगती है वो ये है कि उनका एक्शन ब्रूट फोर्स नहीं था। उसमें एक इमोशनल कोर होता था। वो लड़ते थे लेकिन किसी वजह से। एग्जैक्टली। उनका एक्शन कोरियोग्राफी के बारे में कम और इमोशन के बारे में ज्यादा था। आज के एक्शन की तरह क्विक कट्स या स्पेशल इफेक्ट्स नहीं होते थे। डायरेक्टर को एक्टर की फिजिकल प्रेजेंस पे डिपेंड करना पड़ता था। और धर्मेंद्र की फिजिक ऐसी थी कि कैमरा लंबे लंबे टेक्स में उनका एक्शन दिखा सकता था। अच्छा। जब वो स्क्रीन पर किसी को मारते थे तो ऑडियंस को वो पंच महसूस होता था। और वो डायलॉग, कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, आइकॉनिक, वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, वो उस वक्त के आम आदमी के फ्रस्ट्रेशन की आवाज बन गया था।
तो एक तरफ ये ही मैन वाली इमेज बन रही थी जो बेहद मैस्कुलिन और टफ थी, और दूसरी तरफ उसी दौर में वो ऋषिकेश मुखर्जी जैसे डायरेक्टर के साथ चुपके चुपके और सत्यकाम जैसी फिल्में कर रहे थे। हाँ, ये बैलेंस कैसे बनाया उन्होंने? आज के एक्टर्स तो इमेज में बन जाते हैं। ये उनकी ग्रेटनेस है एज एन एक्टर। सत्यकाम को तो कई क्रिटिक्स उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस मानते हैं। एक आदर्शवादी इंसान का किरदार जो सिस्टम से लड़ते लड़ते टूट जाता है, उस रोल के लिए जिस तरह की इमोशनल डेप्थ चाहिए वो कमाल थी। और फिर चुपके चुपके को देखिए। उस दौर में कॉमेडी का मतलब होता था लाउड स्लैपस्टिक, महमूद साहब या जॉनी वॉकर का स्टाइल। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की कॉमेडी सिचुएशनल थी, सटल थी। सही कह रही हैं। चुपके चुपके में वो एक ड्राइवर का नाटक कर रहे हैं जो असल में एक प्रोफेसर है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी हिंदी, सब कुछ इतना नेचुरल लगता है, इतना नेचुरल, कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं है। वो अपनी ही मैन इमेज का कोई बोझ लेकर उस सेट पर नहीं आए, वो बस एक किरदार थे, प्यारे मोहन इलाहाबादी। और यही इनकी वर्सेटिलिटी को दिखाता है। उनकी कॉमिक टाइमिंग प्योरली नेचुरल थी। वो चेहरे बनाकर हंसाने की कोशिश नहीं करते थे, नहीं, वो सिचुएशन के अब्सर्डिटी पे रिएक्ट करते थे और उसी से हंसी पैदा होती थी। उनकी सिंसियरिटी ही उनकी सबसे बड़ी कॉमिक टूल थी। हाँ, ये बात सही है। जब वो चुपके चुपके में ओम प्रकाश जी को बॉटनी के लेक्चर देते हैं तो वो इतने सिंसियर लगते हैं कि हमें हंसी आ जाती है। ये बहुत मुश्किल आर्ट है। और फिर इन सब किरदारों का कल्मिनेशन हुआ 1975 में शोले के वीरू के रूप में। मुझे लगता है वीरू का किरदार धर्मेंद्र के करियर का एक निचोड़ है। बिल्कुल है। उसमें रोमांस है, एक्शन है, कॉमेडी है, दोस्ती है, सब कुछ है। वीरू शायद हिंदी सिनेमा के सबसे परफेक्टली रिटन कैरेक्टर्स में से एक है, और धर्मेंद्र ने उसे अमर बना दिया। बिल्कुल। सोचिए उस किरदार में कितने शेड्स हैं। वो बसंती के प्यार में दीवाना है और पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। वो एक नंबर का मस्खरा है जो जय को हमेशा तंग करता है। हाँ। वो एक लॉयल दोस्त है जो सिक्के के दोनों तरफ हेड्स होने का राज जानता है, और जरूरत पड़ने पर वो एक खतरनाक फाइटर भी है। इन सभी शेड्स को एक ही किरदार में इतनी सहजता से मिलाना, ये सिर्फ धर्मेंद्र ही कर सकते थे। पानी की टंकी वाला सीन तो लेजेंडरी है। सुसाइड, उस सीन में ड्रामा है, कॉमेडी है, इमोशन है। एक एक्टर के तौर पर ही कितना चैलेंजिंग रहा होगा। बहुत ज्यादा। वो सीन नशे में धुत होने की एक्टिंग का एक मास्टर क्लास है। वो ओवर द टॉप भी है और बिलीवेबल भी। बिल्कुल। और जय के साथ उनकी केमिस्ट्री, वो दोस्ती पर्दे पर इसलिए इतनी असली लगी क्योंकि पर्दे के पीछे भी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बीच एक बहुत गहरा सम्मान और प्यार था। अच्छा। शोले की दोस्ती सिर्फ डायलॉग्स की वजह से नहीं, बल्कि उन दोनों एक्टर्स के बीच की अंडरस्टैंडिंग की वजह से आज भी मिसाल है। इतनी सफलता, इतना स्टारडम, शोले के बाद तो वो देश के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे। इसके बावजूद उनकी इमेज हमेशा एक डाउन टू अर्थ इंसान की रही। हाँ, इंडस्ट्री के अंदर भी और बाहर भी। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि वो इमेज थी ही नहीं, वो उनकी असलियत थी। उनके साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि वो सेट पर सबसे पहले पहुंचते थे। अच्छा। वो स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक सबसे एक जैसा व्यवहार करते थे। वो बहुत इमोशनल इंसान थे। छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते थे और बहुत जल्दी भावुक भी हो जाते थे। स्टारडम उनके सिर पर कभी चढ़ा ही नहीं। वो आज भी खुद को किसानों का बेटा ही मानते थे। हेमा मालिनी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, ही इज स्टिल अ चाइल्ड एट हार्ट। हाँ। अमिताभ बच्चन जी ने उन्हें प्यार और स्नेह से भरा हुआ बताया। ये बातें दिखाती हैं कि पर्दे के पीछे का इंसान पर्दे के स्टार से भी बड़ा था। ये बात उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी दिखती है। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को सबसे ऊपर रखा। सही बात है। सनी देओल और बॉबी देओल जिस तरह से आज भी अपने पिता की इज्जत करते हैं, वो दिखाता है कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं। वो एक फैमिली मैन थे और ये बात उनकी पर्सनैलिटी से झलकती थी। हाँ, और शायद इसीलिए दर्शकों को उनमें अपना पिता, अपना भाई या अपना दोस्त नजर आता था। बिल्कुल, यही वो अपनापन था जिसने उन्हें सुपरस्टार से ज्यादा धर्मपाजी बनाया। अगर हम उनके पूरे करियर को देखें तो उनकी जिंदगी से क्या सबसे बड़े सबक मिलते हैं? मैं सिर्फ जेनेरिक बातों की बात नहीं कर रहा, जैसे मेहनत करो। नहीं, मैं स्पेसिफिक लेसन्स की बात कर रही हूँ। सबसे बड़ा सबक है अडेप्टेबिलिटी, यानी समय के साथ खुद को बदलने की कला। वो रोमांटिक हीरो थे, लेकिन जब एक्शन का दौर आया तो वो सबसे बड़े एक्शन हीरो बन गए। हाँ, सही। जब सटल फिल्मों का दौर आया तो उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी और बिमल रॉय के साथ काम किया। उन्होंने कभी खुद को एक इमेज में कैद नहीं किया।
वो हमेशा सीखते रहे, इवॉल्व होते रहे। दूसरा सबक क्या हो सकता है? दूसरा सबक है ऑथेंटिसिटी, यानी अपनी असलियत को बनाए रखना। वो पंजाब से आए थे और उन्होंने कभी अपना पंजाबी अंदाज नहीं छोड़ा। उनकी हिंदी में भी एक हल्का सा पंजाबी टच रहता था जो बहुत इंडियरिंग लगता था। उन्होंने ये साबित किया कि आपको कामयाब होने के लिए किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे रहकर भी शिखर पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी सबक, काइंडनेस। हाँ, एक ऐसी इंडस्ट्री में जो इतनी कॉम्पिटिटिव और कट थ्रोट है, वहां 60 साल तक बिना किसी बड़ी दुश्मनी या कंट्रोवर्सी के टिके रहना, ये बताता है कि वो कितने नेक दिल इंसान थे। सही बात है। उनकी लेगेसी सिर्फ उनकी फिल्में नहीं है, बल्कि वो प्यार और इज्जत है जो उन्होंने कमाई। शोहरत तो आती जाती रहती है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाना वो असली कामयाबी है। भावुक स्वर में कहते हैं, लेजेंड्स मरते नहीं हैं, वो सिर्फ पर्दे से निकलकर हमारी यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। 60 सालों से ज्यादा उन्होंने हमें हंसाया, प्यार करना सिखाया और हमें अनगिनत यादें दी। वो हमारी यादों का, हमारे बचपन का, हमारे सिनेमा का एक बहुत बड़ा अटूट हिस्सा थे। आज एक सितारा जमीन से दूर चला गया, पर उसकी रोशनी हमेशा रहेगी। उन्होंने एक बार शायरी में कहा था, मैं चुप रहूं तो पत्थर न समझ लेना मुझे, दिल पे असर हुआ है किसी की बात का। वाह। आज पूरा देश चुप है क्योंकि उनके जाने का असर हर दिल पर हुआ है। धर्मपा जी, उन सभी यादों के लिए, उस हंसी के लिए और उस प्यार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।